हेलो व्यूअर्स, आप सभी का अनअकैडमी आईएएस बीपीएससी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका है और मेंस की तैयारी आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड एंड दिस इज द टाइम व्हिच यू डोंट हैव टू वेस्ट और जमकर मेंस की तैयारी करना है सो दैट यू डोंट ओनली मेकअप इनटू द फाइनल लिस्ट बट यू आल्सो गेट अ गुड रैंक। आज एक मेन स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में मैं यहाँ पर डिस्कशन करने जा रहा हूँ और ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है बिकॉज आज एक नए भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट हुआ है, ऑनरेबल जज सूर्यकांत। सो ही हैज नाउ बिकम द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसके पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई थे, हु वाज आल्सो वन ऑफ द दलित एंड आल्सो बुद्धिस्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एंड नाउ आज एक नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत चुने गए हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि जनरली हम लोग जुडिशरी में कहते हैं कि बहुत ज्यादा नेपोटिज्म है, कुछ सेलेक्टिव फैमिली से ही जजेस आते हैं, बट दिस पर्सन जस्टिस सूर्यकांत हैज ब्रोकन दैट बिकॉज ये फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं, मतलब इनके फैमिली में सच कोई भी लीगल बैकग्राउंड से नहीं आता। सो एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट हिसार हरियाणा में he took birth, becoming a lawyer, then a high court judge, elevated then to Supreme Court judge, and now heading the most important constitutional office in this country is a remarkable journey which Chief Justice of India Suryakant has traveled. आज इनके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने पे हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम एंड इंडिया एक्सपेक्ट्स कि नाउ ही विल मेक सम ग्रेट रिफॉर्म इन द जुडिशरी। बट सबसे पहला सवाल आता है कि आखिरकार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चुने कैसे जाते हैं। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में दो आर्टिकल के बारे में मेंशन है, आर्टिकल 124 एंड आर्टिकल 217। दिस डील्स विद सुप्रीम कोर्ट एंड दिस डील्स विद हाई कोर्ट। इन दोनों आर्टिकल में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है दैट कौन बनेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसमें केवल एक प्रोसीजर है कि जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे होगी। अगर सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट करना है तो प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट एनीवन एज अ सुप्रीम कोर्ट जज आफ्टर कंसल्टिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और 217 में प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट एनीवन एज अ हाई कोर्ट जज आफ्टर कंसल्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट प्लस गवर्नर ऑफ दैट स्टेट। ऑल्दो ये कंसल्टिंग वर्ड अपने आप में एक डिबेट बना और इसमें आपने देखा कैसे फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस और थर्ड जजेस केस, जिसमें कंसल्टेशन का इंटरप्रिटेशन चेंज करके कंकरेंस बनाया गया और यहीं से कोलिजियम का कॉन्सेप्ट डिस्कवर किया गया, एक जुडिशियल इनोवेशन किया गया, एक नए कॉन्सेप्ट को लाया गया जिसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कोई मेंशन नहीं है। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बनेगा, इसके बारे में तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा ही नहीं हुआ है। इसके लिए हम लोग एक कन्वेंशन फॉलो करते हैं, एक प्रथा फॉलो करते हैं जो ब्रिटेन से चला रहा है। इस कन्वेंशन में जनरली जो सीनियर मोस्ट जज होता है उसको हम लोग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाते हैं, विच मीन्स आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज साइलेंट, वो डिस्कस नहीं करता है इस प्रोसेस के बारे में, लेकिन एक अनरिटन रूल है जिसको हम कन्वेंशन कहते हैं, जो हमने ब्रिटेन से लिया है, उस कन्वेंशन को हम फॉलो करते हैं और जनरली सीनियर मोस्ट जज ऑटोमेटिकली बन जाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन क्योंकि ये कन्वेंशन है, ये एक अनरिटन रूल है, तो इसके टूटने की चांस भी बहुत ज्यादा होती है और ऐसा ही कुछ हुआ था 1975 में। जब 1973 में केशवानंदा भारती जजमेंट आया, उस जजमेंट में गवर्नमेंट को एक सेटबैक लगा बिकॉज द जजेस सेड दैट नाउ यू कैन अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन बट यू कैन नॉट टच और यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय द एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इस केशवानंद भारती जजमेंट जो 13 जज का बेंच था, इसमें 7 जजेस जो मेजॉरिटी ओपिनियन रखते थे, जिनका कहना था कि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, गवर्नमेंट की पावर, पार्लियामेंट की पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन लिमिटेड होना चाहिए। लेकिन ये जो 6 जजेस थे जो माइनॉरिटी ओपिनियन में थे, इनका कहना था कि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं है। आर्टिकल 368 के अंदर पार्लियामेंट के पास जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर है ये अनलिमिटेड है, इसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाया जा सकता है, which
इफेक्टिवली मींस कि ये 6 जजेस ने जो जजमेंट दिया था, जो अपना व्यू पॉइंट रखा था, ये गवर्नमेंट के बहुत फेवरेबल थे। और ये 7 जज जो थे वो गवर्नमेंट के फेवर में जजमेंट नहीं दिए थे। और ये जो 6 जज थे जो प्रो गवर्नमेंट जजमेंट दिए थे, उनका जो लीडर था या इन पूरे जजमेंट जो माइनॉरिटी का व्यू था, इसको एक्सप्रेस करने का काम किए थे जस्टिस ए एन रे। और इसी जस्टिस ए एन रे का जो कंट्रीब्यूशन था केशवानंद भारती में एज अ डिसेंट, मतलब इन्होंने केशवानंद भारती में डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को लाने से मना किया था, इनको सरकार ने, इंदिरा गांधी की सरकार ने रिवॉर्ड किया। और इंदिरा गांधी की सरकार ने इनको भारत का अगला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया। ये बहुत ही दुखद घटना थी, बिकॉज जस्टिस ए एन रे जो थे वो इन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बाद 4th सीनियर मोस्ट जज थे। इनके बाद ये तीनों जज जो आप देख सकते हैं, ये 2nd सीनियर मोस्ट, ये तो ऑब्वियसली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उसके बाद ये सीनियर मोस्ट, उसके बाद ये सीनियर मोस्ट, उसके बाद ये सीनियर मोस्ट, और 4th नंबर पे द जस्टिस ए एन रे। और जस्टिस ए एन रे को आपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया, आपने उस कन्वेंशन को तोड़ दिया, आपने इन 3 सीनियर मोस्ट जजेस को सुपरसीड किया, जिसके रिटेलिएशन में ये 3 सीनियर मोस्ट जजेस ने रिजाइन भी कर दिया। तो इस कन्वेंशन के टूटने के बाद अब समझ में आ चुका था कि गवर्नमेंट जो है, एग्जीक्यूटिव जो है, वो अपने ही मनपसंद के लोगों को अगला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना सकती है। इसी कॉन्टेक्स्ट में 2nd जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है 1993 में, जहां पे कोलिजियम का कॉन्सेप्ट भी आया। साथ ही साथ जो एक अनरिटन रूल था कन्वेंशन, इसको एक्सप्लिसिटली इस जजमेंट में लिखा गया दैट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स ओनली द सीनियर मोस्ट जज विल बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मतलब अब इस कन्वेंशन को हमने एक रूल में बदल दिया जो कि वायलेबल, जिसको कोई भी वायलेट नहीं कर सकता था। तो इस जस्टिस ए एन रे के इंसिडेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट स्टूड हार्ड, सुप्रीम कोर्ट हैड टेकन अ डिसाइसिव एक्शन, और 2nd जजेस केस में फाइनली अब इस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट के प्रोसेस में जो कंट्रोवर्सी था उसको खत्म किया गया। और तब से लेकर आज तक वही चीज हम लोग फॉलो कर रहे हैं दैट अ सीनियर मोस्ट जज विल बिकम द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और ये सीनियर मोस्ट जज जो है, इट्स नॉट अबाउट एज, किसका एज कितना है, किसका कितना प्रैक्टिस है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सीनियर मोस्ट जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट मींस कि सुप्रीम कोर्ट को एज अ जज कौन कब ज्वाइन किया है। लेट्स से एग्जांपल ए एंड एग्जांपल बी है, ए ज्वाइन सुप्रीम कोर्ट इन 2020 एंड बी ज्वाइन सुप्रीम कोर्ट इन 2021। इवन एज बी जो है वो 20 साल से प्रैक्टिस कर रहा है एज अ जज, और ए मात्र 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा है एज अ जज। बट बिकॉज ए ने पहले सुप्रीम कोर्ट को एज अ जज सेलेक्ट अपॉइंट हुआ, दैट्स व्हाई एज पर द सीनियोरिटी लिस्ट A will be senior judge as compared to B। तो इस तरीके से सीनियर मोस्ट जज को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाएगा। इसी चीज को सुप्रीम कोर्ट के 9 जज के बेंच ने 2nd जजेस केस 1993 में कहा था। अब जस्टिस सूर्यकांत जो नए चीफ जस्टिस की तरह चुने आए हैं, इनका पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और इसमें इन्होंने कहा कि जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी एज बीइंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेगी वो है जुडिशियल पेंडेंसी को, जुडिशियल बैकलॉग्स को कैसे कम किया जाए। बिकॉज अगर 2025 की डेटा हम देखें, गवर्नमेंट की डेटा देखें, तो लगभग 4.5 करोड़ केसेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेंडिंग है, लगभग 64 लाख केसेस हाई कोर्ट्स में पेंडिंग है और 90,000 केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, विच मींस कलेक्टिवली 5.5 करोड़ केसेस जुडिशरी के सामने पेंडिंग है। अगर मैं बात करूं तो लगभग 5 साल से केसेस पेंडिंग है, 50% ऑफ द केसेस। 5 से 10 साल से कोई केस चल रहा है, 25% ऐसे केसेस हैं। 10 से 20 साल तक केस चल रहा है, वैसे 20% बैकलॉग्स हैं अभी। और 20 साल से अधिक भी ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, 5%, जो अभी तक 20 साल से लगातार चले आ रहे हैं। तो इस भयानक जुडिशियरी बैकलॉग की वजह से देश को एक बहुत बड़ी संकट है, क्योंकि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। और अगर जुडिशरी इतनी स्लो काम करेगी, इसीलिए लोगों का जुडिशरी पे भरोसा भी उठता है। और इसीलिए जो क्रिमिनल पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, उसका नतीजा है कि क्रिमिनल जो है वो मसल पावर के थ्रू इंस्टेंट जस्टिस देते हैं, सो कॉल्ड बाहुबलीज। और वो बाहुबलीज इसी जुडिशरी के धीरे काम करने का फायदा उठाते हैं। बिकॉज एक पर्सन जो परेशान है वो कोर्ट जाएगा, उसको सुनवाई होगी 7 साल 10 साल, जो काफी महंगा प्रोसेस है। लेकिन अगर वो किसी सो कॉल्ड बाहुबली के पास जाता है तो वो उसको वो इंस्टेंट जस्टिस देता है। सो जुडिशरी के ऊपर फेथ का इरोड होना, इट लीड्स टू मेनी अदर सोशल इंपैक्ट, पॉलिटिकल इंपैक्ट, इकोनॉमिक इंपैक्ट। देश में इन्वेस्टमेंट नहीं
आ पाता है बिकॉज जुडिशरी में इतना बड़ा बैकलॉग है। इसीलिए इन्होंने कहा है कि अब इस बैकलॉग को कम करेंगे। बैकलॉग के बहुत सारे रीजन है, कुछ रीजन मैंने यहां पे लिस्ट किया है। सबसे पहले जुडिशियल वैकेंसी है। आज भी हाईकोर्ट में 30% जजेस की नियुक्ति नहीं हो पाई है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम लोअर कोर्ट है, जहां पे 90% केसेस पेंडिंग है। आप देख सकते हैं 4.5 करोड़ आउट ऑफ 5.5 करोड़। तो लोअर कोर्ट की इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल ही खराब है। जुडिशरी के ऊपर जो बजट एलोकेशन है भारत सरकार का, वो भी बहुत ही कम है, 0.1%। जुडिशरी ऑल्सो वर्क्स फॉर अ वेरी लेस नंबर ऑफ डेज। सैटरडे संडे ब्रेक होता है, समर वेकेशन होता है, एंड देन फाइनली यू ऑल्सो हैव विंटर वेकेशन। सबसे ज्यादा केसेस जिसमें सबसे बड़ा पिटिशनर जो है वो गवर्नमेंट है, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में एक पार्टी जो है उस केस में सरकार है। इसलिए सरकार को ये ट्राई करना चाहिए कि कैसे वो कम से कम डिस्प्यूट को कॉज कर सके। इसलिए सरकार को कानून बनाने के पहले अच्छे से कंसल्टेशन लेना चाहिए, सो दैट सरकार के लॉ खुद ही कोर्ट में चैलेंज ना किया जाए। ऐसे बहुत सारे लॉ हैं जो बहुत पुराने हैं, उनको हटाया नहीं गया है, उनको इंटरप्रिटेशन लेके काफी ज्यादा कंफ्यूजन है। लॉयर जो है वो जानबूझकर तारीख पर तारीख लेते रहते हैं सो दैट उनकी कमाई क्लाइंट से बढ़ सके। जुडिशरी खुद भी रिस्पॉन्सिबल है बिकॉज जुडिशरी ने बहुत ज्यादा अपने लिए केसेस लिया है थ्रू स्पेशल मैकेनिज्म लाइक स्पेशल लीव पिटीशन, और पीआईएल उसके थ्रू बहुत सारे केसेस जो हैं फाइनली इट लैंड्स अप इन द कोर्ट। तो दीज आर सम ऑफ द रीजंस व्हिच आर वेरी वेरी स्ट्रक्चरल रीजंस, वेरी डिफिकल्ट रीजंस, जिसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाने का काम करना पड़ेगा। बिकॉज एट द एंड डेमोक्रेसी फंक्शंस ओनली व्हेन यू हैव अ स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट जुडिशरी, एंड दिस जुडिशरी ओनली रिमेन्स इफेक्टिव until people have trust in the judiciary. And trust के लिए judiciary has to deliver, and that is what the job of Chief Justice of India designate Justice Surya Kant. So India expects a lot of him. Let's hope and let's wish him a great tenure and a great life ahead. Thank you for watching this video. See you again in some other video. Till then, goodbye and take care.